जी हां, हरियाणा में फिर एक बार नायब सिंह सैनी सरकार। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही एनडीए और इंडिया के बीच शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस बीच आज हरियाणा में नायब सिंह सैनी की ताजपोशी है। अब से करीब 1 घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। समारोह के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारियां की हैं। वहीं चंडीगढ़ में आज एनडीए का महामंथन है, जिसके जरिए गठबंधन शक्ति प्रदर्शन का दावा करेगा। बिल्कुल। और उधर कल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें इंडिया एकजुट दिखा, इंडिया अलायंस एकजुट दिखा। और महाराष्ट्र में भी दोनों ही खेमों में रणनीति तय हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा शुरू की है। और झारखंड में भी दोनों यानी एनडीए और इंडिया अलायंस का चुनावी प्लान तैयार हो चुका है। तो चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति बन रही है, हम इस पर बात तो करेंगे ही, और साथ ही बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर आज काफी महत्वपूर्ण दिन है राजनीतिक लिहाज से। बिल्कुल, तो झारखंड का भी जिक्र होगा, हरियाणा का भी जिक्र होगा और महाराष्ट्र का भी जिक्र होगा। लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा की। हरियाणा में नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण होगा आज दोपहर 12 बजे। आपसे बस थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ नायब सिंह सैनी। पंचकुला में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की गई है। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जो कल बतौर पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचे थे, विधायक दल की मीटिंग में भी मौजूद थे, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। सैनी मंत्रिमंडल में 10 मंत्रियों के होने की संभावना जताई गई। और शपथ ग्रहण से पहले नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान आया है। हरियाणा का तेजी से विकास करेंगे, डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा के लोगों को पीएम मोदी पर विश्वास, पीएम मोदी की नीतियों से हरियाणा में जीत मिली, ये नायब सिंह सैनी का बयान। नई सरकार का गठन हरियाणा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर, ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी हमारे हरियाणा के लोगों ने 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आस्था को जताते हुए हरियाणा को ऊपर एक बड़ा विश्वास और मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास किया है, ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत करता हूं। तो नायब सिंह सैनी के सिर एक बार फिर ताज सजा है। कुछ विधायकों को फोन आ चुके हैं और संभावना जताई जा रही है कि जिन विधायकों को फोन आ रहे हैं वो मंत्री बन सकते हैं। जी हां, शपथ ग्रहण की सुबह ऐसी ही होती है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से विधायकों को अब तक फोन आ गए, और फोन आने का मतलब है कि मंत्री पद मिलने वाला है। इसलिए तमाम जो विधायक हैं वो आज के दिन बेसब्री से फोन का इंतजार करते हैं। तो देखिए किसके किसके पास फोन आ गया है। अनिल विज, जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से भी एक माने जा रहे थे, खुद इन्होंने दावेदारी जताई थी, लेकिन कल हमने देखा तेवर ढीले पड़े, पूरी तरह से नायब सिंह सैनी का समर्थन करते हुए नजर आए। जो प्रस्ताव दिया गया वो भी इनकी तरफ से दिया गया। श्रुति चौधरी, इन्हें भी फोन आ गया है। रवि, बिल्कुल, गौरव गौतम का नाम अगला है, महिपाल ढांडा, ये सभी नायब सिंह सैनी की नई सरकार में मंत्री होंगे। कृष्णलाल पंवार, विपुल गोयल, राव नरबीर और आरती राव, ये तमाम हम नाम आपको बता रहे हैं जिन्हें कॉल आ चुकी है और जो शपथ लेंगे। बिल्कुल, कृष्ण बेदी एक और प्रस्तावक। अनिल विज और कृष्ण बेदी ने ही नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की मीटिंग में रखा था। कृष्ण बेदी के पास भी फोन आ गया, रणबीर गंगवा के पास भी फोन आ गया। ये वो तमाम चेहरे हैं जिनके पास फोन आ गया है, जिनका इंतजार जो है, जो सब्र था, सब्र का फल मीठा मिला है इन्हें। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। राम कृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार।
जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और पंचकुला आपको लिए चलेंगे सबसे पहले, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा। मोहित, ये लिस्ट हमने आपके जरिए दिखाई, वो तमाम चेहरे जो इंतजार कर रहे थे और जिनका इंतजार पूरा हुआ, फोन जिनको आ गए हैं, और क्या क्या हो सकता है, क्या कोई चौंकाने वाला भी नाम है, और किन किन को ये उम्मीद है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। देखिए 10 से 12 मंत्री जो हैं वो सीएम नायब सैनी के साथ शपथ ले सकते हैं, उनको फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इस वक्त हो क्या रहा है पंचकुला में। ये शालीमार ग्राउंड है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी कोशिश है। बीजेपी शासित राज्य, एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है और एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। तो जिस तरह से आप बता रहे थे कि शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी है, कुछ इसी तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस पूरे इवेंट को रखा जा रहा है। जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है तो श्रुति चौधरी को अब तक फ़ोन आ चुका है। गौरव गौतम जो कि पलवल से करण दलाल को, कांग्रेस के करण दलाल को हराकर जीते हैं, उनको फ़ोन आ चुका है। महिपाल ढांडा को फ़ोन आ चुका है। इसके अलावा सीनियर मोस्ट जो है अनिल विज, उनको फ़ोन आ चुका है। राज्यसभा सांसद का पद छोड़ने वाले और विधायक बनने वाले कृष्णलाल पवार को फ़ोन आ चुका है। विपुल गोयल, राव नरवीर, आरती राव, कृष्ण बेदी, रणवीर गंगवा, ये तमाम लोग हैं जिनको अब तक जिनका कंफर्मेशन आ चुका है। लेकिन हो सकता है कि आखिरी मोमेंट पर 1 से 2 नाम और इस पूरी लिस्ट में जुड़ जाए, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो कैबिनेट के साथ शपथ लेंगे नायब सैनी, ये बात साफ है। और इस पूरे कार्यक्रम को काफ़ी भव्य आयोजन के तौर पे रखा जा रहा है, और एक तरह का हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ बीजेपी का बल्कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है। ठीक इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में जो एनडीए की बैठक लेंगे, जिसमें एनडीए की सरकारों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भाग लेंगे, उनके साथ वो बैठक लेंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस पूरी डेवलपमेंट को देखते हुए। महत्वपूर्ण है, शक्ति प्रदर्शन भी है एक तरीके से। सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ, जीत मिल गई, सरकार बन रही है, और फिर भी ये भी जरूर हम देख रहे हैं कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी, प्रदर्शन कर रही है। इसकी जरूरत अब क्यों महसूस हो रही है? चुनाव तो खत्म हो गए हरियाणा में। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत अभी महसूस हुई या ये कोई अभी किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कहीं भी सरकार बनाती है तो हमारे जितने भी घटक दल हैं, हमारे साथी जितने सहयोगी हैं एनडीए में, जितने हमारे साथी संगी हैं, वो सब लोग हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारी शपथ ग्रहण के कार्यक्रमों में आते हैं। उसी श्रृंखला में हरियाणा के अंदर भी जो हमारी शपथ ग्रहण हो रही है आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की, उसमें उनका समर्थन करने, उनका उत्साहवर्धन करने, और एनडीए जो कि एक परिवार रूपी इस देश को विकास यात्रा पर लेकर के जा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो अपने संकल्प को दोहराते हुए इस शपथ ग्रहण में सभी नेता शामिल होंगे। तो मैं मानता नहीं कोई नई बात है या कोई नया विशेष मैसेज है। एनडीए के सभी घटक दल एक साथ हैं, एकजुट हैं, और वो एकजुटता आपको अलग अलग ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा के बाद जिस संजीवनी की जरूरत थी वो मिली और उसकी ये खुशी है? देखिए, खुशी तो निश्चित रूप से होगी। अगर किसी प्रदेश के अंदर इतिहास रचा जाएगा, जिस प्रदेश में कभी ऐसा ना हुआ हो, वहां पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाए, तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत, अथक प्रयास, परिश्रम किया हो, उनको खुशी की अनुभूति तो होगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और वो खुशी, वो पूरे देश में उस खुशी की लहर जा रही है। पूरी देश की जनता उस खुशी में शामिल होना चाहती है, साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि जो झूठ होता है, जो प्रोपेगेंडा होता है, जो लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा चलाया गया था, उसकी एक समय सीमा होती है। उसका समय सीमा पूर्ण हुई। अब लोग सच्चाई से वाकिफ हो चुके हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, जाहिर है खुशी का मौका है निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए। हरियाणा में ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसका हर किसी को अंदाजा है। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर हमारे साथ मौजूद हैं। शिवानंद जी, अब जीत तो बम्पर हुई हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जिक्र किया जाने लगा ईवीएम का। कहा यह गया कि ये जो परिणाम आए हैं, ये जो नतीजे आए हैं, इसको हम स्वीकार ही नहीं करते, ये हमारे लिए अस्वीकार्य है। अब तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, मुबारकबाद देंगे आज? सर, सैनी साहब को हम जीत के उसको बधाई देंगे, लेकिन ये राम रहीम सरकार है, ईवीएम का सरकार है, सीबीआई ईडी का सरकार है, और फार्मर का जो 700 लोग मरे हुए उनका क्या हुआ? और इन्होंने जिस तरह से
जो राम रहीम को बाहर निकाला, राम रहीम को अलर्ट किया, उसके बाद ड्रग्स पकड़ा गया, दिल्ली में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, तो ये क्या चल रहे हैं? रोजगार नहीं, 2 करोड़ नौकरियों को क्या हुआ? आज जीत आया तो मोदी साहब जीत गए, अगर हार गए तो नड्डा साहब का नाम आगे आता है। तो ऐसा नहीं है, ये डबल इंजन सरकार 6 महीने के ऊपर नहीं टिकेगा, क्योंकि नाराजगी अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है सर। और हरियाणा में बेरोजगारी बहुत चरम पर हुआ है सर। रोजगार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, कुछ भी सिर्फ नहीं। लेकिन ये सारे मुद्दे आप लोग उठा चुके हैं, जनता के सामने रख चुके हैं, और नतीजों के बाद इसको दोहराने का क्या औचित्य है या उससे क्या लाभ होगा, ये सवाल रहेगा मेरा आपसे। और देखिए, हरियाणा में शपथ समारोह के बीच संजय राउत ने ईवीएम पर फिर से सवाल उठाए हैं। कहा हरियाणा में सब गड़बड़ हुआ, 0.6 वोट % में सीटों का बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोर्ट से न्याय होगा, ये कह रहे हैं संजय राउत। हरियाणा में तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई, 0.6%। हरियाणा में डिफरेंस कितना है वोटों में आपको मालूम है ना? 0.6। कांग्रेस और बीजेपी में 0.6% का डिफरेंस है, और 0.6% में आपको 30 सीट का कैसा फायदा हो सकता है? ये पूरा गणित कांग्रेस के दिग्गज लोगों ने जनता के सामने रखा है, और मुझे लगता है, मैंने भी जब देखा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि न्यायालय में इस बारे में कोई निर्णय होगा या न्याय होगा, क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र के बारे में कोई न्याय नहीं होता है। सिद्धार्थ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, अब आपसे जवाब लेना पड़ेगा। संजय राउत जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बार बार वो ईवीएम का भी जिक्र हो रहा है, बैटरीज का भी जिक्र हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि इस पर जवाब दिया था, लेकिन उसके बाद भी हो रहा है। अब संजय राउत पूछ रहे हैं कि भाई वोट परसेंटेज में 1% से भी कम का फासला है, लेकिन सीटों में फासला 11 का, ये कैसे मुमकिन हुआ? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। देखिए, मैं मानता हूं ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे दुर्भाग्यपूर्ण देश की राजनीति के लिए कुछ हो नहीं सकता। कहने को संजय राउत जी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, हर कोई जानता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर ज्यादा रहा पर हमारी सीटें कम रही। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 42% वोट हमको मिला, पर सीटें तो 37 ही मिली, और जो समाजवादी पार्टी 34% वोट शेयर पे थी, वो 47 सीटों पे आई। तो हर कोई जानता है कि वोट शेयर और सीट ये दो अलग चीजें। अब मैं खुद हरियाणा से आता हूं, जब कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान 98,000 वोटों से जीतते हैं, उनके चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हुड्डा जी से भी ज्यादा, तो कुछ सीटों पे कांग्रेस पार्टी को बहुत वोट मिला। जहां पर मेजॉरिटी मुस्लिम वोट था, यहां पे कांग्रेस का वोट था, ऐसा कहा जा सकता है। जहां पे वहां पर तो उनको बहुत ज्यादा वोट मिला, पर जहां पर उनको वोट मिलना चाहिए था वहां पर ना मिला, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। अब ये बहुत सिंपल बात है, ये मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं बता रहा हूं आपको, और ये बात भी संजय राउत और पूरा विपक्ष जानता है। ये पहली बात, मैं बस 10 सेकंड और लूंगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है। आज से पहले 122 बार देश की अलग अलग अदालतों में और इलेक्शन कमीशन के सामने अलग अलग बातें कही गई। जब उनको सत्यापित करने की बात आती है तो विपक्ष का कोई व्यक्ति वहां पर नहीं जाता, जब प्रूव करने की बात आती है तो नहीं जाते। पर टीवी पे आकर मीडियाबाजी करना, टीवी पर आकर देश के हमारे चुनाव पर उसका विश्वास कम करना, यह काम अगर विपक्ष का रह गया है तो इससे ज्यादा दुर्गति आपकी होने जा रही है। यानी आप इसे सिर्फ और सिर्फ कोरी बयानबाजी मान रहे हैं, कोरी बयानबाजी मान रहे हैं। सिद्धार्थ, मैं आता हूं आपके पास। दो और खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। इस बीच चंडीगढ़ में आज एनडीए का बड़ा मंथन होने जा रहा है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। बड़ी बैठक है, एनडीए के 31 घटक दलों के अध्यक्ष और नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी एनडीए नेताओं को संबोधित करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट अलायंस की बैठक, नेशनल डेवलपमेंट जो है वो एनडीए की बैठक का मेन एजेंडा है। जी हाँ, तो एनडीए का सबसे बड़ा मंथन, आज बड़ी बैठक है। कुछ अहम चीजों पर, कुछ अहम तथ्यों पर नजर डालते हैं। इसके अर्थ क्या है, मायने क्या है? 5 मायने हम आपको बताने जा रहे हैं इस बैठक के। तो पहला, महाराष्ट्र झारखंड चुनाव से पहले ये एक शक्ति प्रदर्शन है, अपनी ताकत को दिखाया जा रहा है ताकि एक बड़ा मैसेज जाए पूरे कैडर में और पूरे गठबंधन के कार्यकर्ताओं में। दूसरा, एनडीए की एकजुटता का संदेश देना, यानी कि सभी दल एक साथ खड़े हैं चुनाव के लिए, ये मैसेज देने की कोशिश। जी हां, लोकसभा चुनाव में कम सीट की निराशा दूर करना, और जाहिर है हरियाणा की बम्पर जीत के बाद
बीजेपी इसे लेकर काफी उत्साहित है। हरियाणा में शानदार जीत का जश्न भी निश्चित तौर पर इसका एक सबब है। इंडिया गठबंधन को घेरने का एजेंडा इस मीटिंग में तय हो सकता है। तो ये 5 बड़े मायने निकलकर सामने आ रहे हैं एनडीए की इस मीटिंग के। और खास बात क्या कि संविधान के अमृत महोत्सव और आपातकाल की भी इस पर चर्चा होगी इस बैठक के अंदर। रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास। रामकृपाल जी, एक खबर हमने आज दिखाई, हुड्डा ने बैठक बुलाई विधायकों की, 30 पहुंचे, 6 नहीं पहुंचे, 37 कुल विधायक हैं और मामला है कि विपक्ष का अब चेहरा कौन बनेगा। यानी हारने के बाद भी क्या कांग्रेस के जो हरियाणा के नेता हैं अभी भी उस फूट वाली स्थिति में हैं, अभी भी जो आपसी रार है, तकरार है, वो चल रही है? आप क्या इसको ऐसे देखना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? निश्चित रूप से देखिए, किसी भी दल में मतभेद होते हैं, गुटबाजी होती है, लेकिन देखिए जीत और हार का फर्क देख लीजिए। बीजेपी जीत गई तो उसके सारे मनमुटाव खत्म हो गए और कांग्रेस हार गई तो वो जो मनमुटाव थे खुल्लम खुल्ला सतह पे आ रहे हैं। अभी मैं एक बात कह रहा हूँ कि 4 जून को जो संजीवनी विपक्ष को मिल गई थी वो 4 महीने 4 दिन के बाद यानी 8 अक्टूबर को बीजेपी के खेमे में लौट आई। जो बीजेपी कमल के ऊपर जो बादल थे वो बादल छट गए हरियाणा के चुनाव से। और हरियाणा का चुनाव किसी एक राज्य का चुनाव नहीं, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये संजीवनी बीजेपी के लिए 2029 तक के लिए है। अब वो कितना आगे हो पाता है नहीं हो पाता है, लेकिन आज की हालत में जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है। तो आज जो हरियाणा में जिस तरह से ये सारी उपलब्धियों का उत्सव मनाया जा रहा है जी, अब आप देखिए वहाँ पे शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन शाम को जो एजेंडा है वो कोई क्षेत्रीय एजेंडा नहीं है। हाँ। वो एक राष्ट्रीय एजेंडा है। बिल्कुल सही कहा। आपातकाल पर बात होगी और सारा आगे चल करके तो एक आत्मविश्वास जो बीजेपी के पास लौटा है हाँ। वो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हरियाणा चाहे छोटा स्टेट भले हो, जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें थी, हरियाणा में भी, लेकिन देखिए जम्मू कश्मीर का उतना महत्व नहीं रह गया बीजेपी के लिए। हालांकि बीजेपी ने वहां भी अच्छा किया और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो हरियाणा का मैसेज है वो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज है और बीजेपी के लिए वो संजीवनी है। बिल्कुल आपने सही कहा सर। और लोकसभा चुनाव में कम सीटों की ये जो निराशा थी, इसे दूर करने की सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, एनडीए की कोशिश है। और इस बीच अहम खबर आ रही है, हरियाणा में आज 13 मंत्री शपथ लेंगे। अनिल विज और कृष्ण पवार मंत्री बनेंगे, ये लगभग तय होता हुआ नजर आ रहा है। राव नरबीर, विपुल गोयल ये मंत्री बनने जा रहे हैं। अरविंद शर्मा, श्याम राणा बनेंगे मंत्री। इसके अलावा देखिए श्रुति चौधरी का नाम लगातार आगे चल रहा है। आरती राव और श्रुति चौधरी भी मंत्री बनेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा हम तक पहुंचा रहे हैं। मोहित, एक बार फिर आपके पास आएंगे। इन सारे नामों का मंत्री बनना तय हो गया है। देखिए बिल्कुल, जो लिस्ट अभी सामने आई है जो शपथ लेंगे उसमें 14 नाम है, जिसमें एक तो नायब सिंह सैनी है, उसके अलावा 13 और मंत्री है जो कि शपथ लेंगे। अच्छा। और जातीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है। बीसी ओबीसी 2 मंत्री हैं, पंजाबी 1 मंत्री है, शेड्यूल कास्ट के 2 मंत्री हैं, जाट 2 हैं, यादव 2 हैं, जबकि ब्राह्मण समुदाय से 2 मंत्री हैं, राजपूत 1 हैं, गुर्जर 1 हैं, वैश्य 1 हैं। तो जो 36 बिरादरी की जो बात होती है हरियाणा में, उनके तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनको शामिल करने का प्रयास किया गया है। और 2 जाट मंत्रियों को रखकर बीजेपी ये संदेश देने का प्रयास कर रही है कि जो ये उन पे आरोप लगता रहा है कि वो नॉन जाट की पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसा नहीं है। जाट जो नेता है वो उनकी टिकट पर जीत कर आए हैं और उनको मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई है। तो ये भी एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। तो ये नाम अब सीधे तौर पर सामने आ चुके हैं। 13 मंत्री शपथ लेंगे और इसमें पूरा जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है और हर जाति और वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। खासतौर पर ओबीसी और एससी जिनके वोट इस बार बड़ी संख्या में बीजेपी को मिले हैं, उनकी भी नुमाइंदगी इस जो लिस्ट में दिखाई दे रही है, जो कि कैबिनेट में शपथ लेने जा रहे हैं।
बिल्कुल, तो 13 मंत्री आज शपथ लेंगे हरियाणा में, और ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिहाज से जो टीवी 9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। कौन कौन से वो मंत्री होंगे, नाम हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। अनिल विज होंगे, कृष्ण पवार जो है वो मंत्री बनेंगे, राव नरबीर, विपुल गोयल मंत्री बनेंगे, अरविंद शर्मा, श्याम राणा मंत्री बनेंगे, श्रुति चौधरी, आरती राव मंत्री बनेंगी। ये वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिनको आज बतौर मंत्री शपथ लेना नायब सिंह सैनी के साथ, यानी कि जो नई कैबिनेट है उसमें ये हिस्सा होंगे। ये देखिए वो पूरी की पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव खबर है, एक्सक्लूसिव जानकारी है टीवी 9 भारतवर्ष पर जो हम आपको दे रहे हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसके अलावा जो मंत्री बनेंगे आज, जो शपथ लेंगे बतौर कैबिनेट के उनके सदस्य होंगे, उनका पूरा उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए 13 लोग शपथ लेने वाले हैं नायब सिंह सैनी के अतिरिक्त। जयशंकर सर, ये जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं और ये जो नाम बता रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को या ये जो केमिस्ट्री दिख रही है मिनिस्ट्री की, इसमें कुछ आप देख पा रहे हैं, कुछ खास बात नोटिस कर पा रहे हैं? कुछ चेहरे पुराने हैं जिनको लाया गया। देखिए अनिल विज जो कि कहीं तो मुख्यमंत्री के रेस में खुद को रख रहे थे, वो भी बावजूद इसके वो भी मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं, वो भी शपथ ले रहे हैं। आप इस पूरी लिस्ट को कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी लिस्ट है रवि। इसमें सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। हरियाणा के क्षेत्रफल के हिसाब से भी अहिरवाल को, दक्षिण हरियाणा को काफ़ी प्रामिनेंस दिया गया है। और जो मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार थे दो, एक तो राव इंद्रजीत सिंह थे जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनकी बेटी आरती राव को भी मंत्री बनाया है, और अनिल विज जो है वो कहते थे कि मुख्यमंत्री निवास में ही अब अगली बार मुलाकात होगी, उनको भी मंत्री बनाया। तो दोनों को साधने की कोशिश भी की गई है। तो इस तरह से एक मतलब जो जिस ढंग से उनको मैंडेट मिला है, उस मैंडेट को देखते हुए कि भाई हम सबके पार्टी हैं, जाटों को भी है, वैश्य को भी है, पंजाबी लोगों को, खत्री लोगों को भी है, तो एक अच्छा सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और जहाँ तक देखिए एनडीए की बैठक की बात है, हालांकि हरियाणा में एनडीए का कोई अस्तित्व नहीं था, वहाँ तो सीधे सीधे बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, उसमें कोई एनडीए का पार्टनर नहीं था। लेकिन चूंकि जैसे आपने भी 5 कारण गिनाए, वो बहुत सही कारण दिखाई दे रहे थे। अभी जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, तो उसके लिए एक शक्ति प्रदर्शन करना एक ज़रूरी लगा प्रधानमंत्री को कि चंडीगढ़ से एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि भाई देखो हम जीत करके आए हैं, हमको मैंडेट मिलने वाला है। तो एक तो ये एक दिन पहले चूंकि जम्मू कश्मीर में भी, श्रीनगर में इन लोगों ने किया था, इंडिया अलायंस के लोगों ने भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया था, तो उसके मद्देनजर इन लोगों को भी। सर, और जो रामकृपाल जी बात कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में कम सीटें जो बीजेपी को मिली, ऐसा लगा कि संजीवनी जो है वो विपक्ष को मिल गई है, वो संजीवनी ट्रांसफर हो गई है हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी के पास, एनडीए के पास। मानते हैं आप ऐसा लगता है आपको? देखिए संजीवनी तो राजनीति में क्या संजीवनी हो, क्या जनता जनादेश ही असली चीज होती है, चाहे वो इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो। तो इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र में क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, उसके नतीजे आएंगे तो फिर हम लोग कहेंगे कि नहीं अब संजीवनी ट्रांसफर हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। राजनीति में सब चलता रहता है। जी जी, ठीक है, बिल्कुल बने रहे सर आप हमारे साथ। नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नागरिकता कानून की धारा 6A को वैध बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में बहुमत से धारा 6A वैध करार दी गई है। राज्यों को बाहरी आक्रमण से बचाना केंद्र का कर्तव्य बनता है, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। नागरिकता पर 25 मार्च 1971 की डेडलाइन बिल्कुल सही है, यह भी साफ तौर पर कहा गया है। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, इस फैसले के मायने क्या हैं, फैसले में क्या कहा गया है, जरा तफसील से बताएं। बिल्कुल, देखिए जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अगुवाई में 5 जजों की बेंच थी। इसमें 4-1 के बहुमत से जो है, यानी कि एक जो सिर्फ जज थे JB पारदीवाला, उन्होंने असहमति जताई। बाकी 4 के 4 ने कहा कि उस समय जो 6A लगाई गई थी, असम समझौता था, उसको आगे बढ़ाने के 1986, और वो एकदम वैध था, सही तरीके से लिया गया था, कोई मनमानी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अनुच्छेद 355 है उसमें संघ का कर्तव्य है कि वो राज्यों की रक्षा करे, उसके लिए कदम उठाया गया था। और साफ तौर पर कहा कि जो कट ऑफ डेट रखी गई थी
वो भी एकदम उचित है। और यहाँ जो याचिकाकर्ता थे वो ये दर्शाने में बिल्कुल भी विफल रहे कि किस तरीके से और जो वहाँ की असम की संस्कृति की बात की गई थी, डेमोग्राफी की बात की थी, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है कि 40 लाख के आसपास का ये आंकड़ा जो है वो दिया गया था। और ये भी कहा कि हम ये आपको हक नहीं दे सकते कि आप ये चुने कि आपका पड़ोसी कौन होगा। तो वो इस पर जो सरकार का उस वक्त का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये मोहर लगा दी और कहा है कि 6A जो एकदम ठीक थी उन हालात, उन परिस्थितियों को देखते हुए। जी चलिए, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए।